ग्रोथ चेयरमैन निर्मल जैन से हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने खास बातचीत की है। आइए पहले वो सुन लेते हैं, फिर अलग अलग स्टॉक्स के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ET Now स्वदेश और ये एक बहुत ही खास पेशकश आपके लिए। खास मेहमान, इंडस्ट्री लीडर, बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं अपनी कंपनी में। उनका स्टॉक भी बहुत अच्छा कर रहा है और फाइनेंशियल सर्विसेज में करीब 3 दशक बिता चुके हैं। कई बार वैल्यू क्रिएशन इन्होंने कंपनीज में की है। आजकल उनका पूरा फोकस IIFL फाइनेंस पे है। मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप चेयरमैन निर्मल जैन से। निर्मल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियोज़ में आने के लिए। ET Now स्वदेश की पहली सालगिरह है और इस उपलक्ष्य में हम आपको इनवाइट किया है हमने, और हम आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमें ET Now नेटवर्क को हमेशा सपोर्ट किया है। बहुत बहुत बधाई आपको। 1 वर्ष हुआ है पर लगता है कि चैनल बहुत लंबे अरसे से चल रही है, तो आपने जो अचीव किया उसके लिए आपको बधाइयाँ भी और बेस्ट विशेस भी। धन्यवाद। निर्मल, चलिए बातचीत करते हैं हम शुरू IIFL फाइनेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। पहले तो आपको ही बधाई, आपने इतनी लैंडमार्क ट्रांजैक्शन अभी कुछ महीनों में पूरी की। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ होम लोन में ट्रांजैक्शन किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ब्लू ब्लडेड इन्वेस्टर्स एक बड़ा ट्रांजैक्शन था NBFC स्पेस में। जब पहली बार बातचीत शुरू हुई और एग्जीक्यूट किया, कितना टाइम लगा और आपने उनको कैसे चुना और उन्होंने आपको कैसे चुना? कुछ अगर डिस्कशन के बारे में बताएं। हमारी IIFL फाइनेंस में 4 बिजनेसेस हैं: गोल्ड लोन, MSME या बिजनेस लोन, और माइक्रो फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंस। जो हाउसिंग फाइनेंस है वो एक सब्सिडरी है 100%, और मैं समझ रहा हूँ कि ये बिजनेस सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया में जो है हाउसिंग पेनिट्रेशन जो है अभी भी कम है और हमारा जो फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग पर है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोई रोड शो या ब्यूटी परेड नहीं की, पर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट जो आइडिया है वो एक अच्छा नाम है और कुछ लोग जानते हैं, वो मिले। तो करीबन मुझे लगता है 6 महीने लगे इसमें, शुरुआत से ट्रांजैक्शन को पूरा कंप्लीट करने में, और आखिर के 1-1.5 महीने तो CCI के अप्रूवल में लग गए, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल लगता है, भले ट्रांजैक्शन इतना बड़ा नहीं भी हो। और एक अच्छे इक्विटी इन्वेस्टर की ज़रूरत थी हमको, क्योंकि इस बिज़नेस में हम देख रहे हैं कि अगले 10 सालों तक ग्रोथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रह सकती है। हमने एक अच्छी नीश क्रिएट की अपने ब्रांच नेटवर्क और अच्छी टीम के साथ। अब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, क्योंकि पिछले 3 सालों में इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन हुआ है। कुछ प्लेयर्स जो थे अफोर्डेबल हाउसिंग NBFC में, वो अब स्केल डाउन हो गए, अब वाइंड अप हो गए। तो ये एक अच्छा समय था इसके लिए और पैसा रेस किया हमने। अच्छा, मुझे थोड़ा, अब तो ट्रांजैक्शन पूरा हो गया है, थोड़ा अगर डिटेल्स में बताएं, ग्रोथ का रनवे कैसा नज़र आ रहा है आपको, स्पेशली इस लाइट में कि दुनिया भर में स्लोडाउन के डर है। क्या भारत में भी उस स्लोडाउन का आंच आ सकती है? तो आपके बिजनेस किस तरह से सेट हैं उस ग्रोथ को इस स्लोडाउन के वातावरण में भी कैप्चर करने के लिए? इस समय का जो स्लोडाउन का क्राइसिस है वो इंडिया के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं समझता हूँ कि पूरे इस शताब्दी में अगर ये जो समय मिला है इंडिया को, वो जो अपॉर्चुनिटी मिली है, जो अवसर मिला है, वो एक यूनिक है, ये अनोखा है। और इसको इस समय हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, गवर्नमेंट है, और जो अगर आप इन्वेस्टमेंट देखो या मैन्युफैक्चरिंग देखो तो इंडिया और चाइना 2 सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं। अब जो इन्वेस्टर्स हैं और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनका जो रुझान है वो China +1, और वो एक चाइना का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। और इस समय इंडिया एक अच्छी शक्ति की तरह उभर कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है उनमें एक रिफॉर्म का ओरिएंटेशन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कंट्री की जो मैक्रो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो पहले जो क्राइसिस होते थे उसमें सब एक साथ पिटते थे और सब एक साथ चलते थे। अब ये जो डीकपलिंग है वो हो चुकी है, और इंडिया जो है इस समय एक अलग शाइनिंग स्टार है और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और अगर देखिए इस समय तो USA में रिसेशन की बात हो रही है, यूरोप की हालत उनसे भी थोड़ी बदतर है एक्चुअली, और चाइना भी जो है वहाँ पे भी काफ़ी जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो स्लो डाउन हो गई है। जो इन्वेस्टमेंट पहले जो चलता था अब उस पर एक ब्रेक लगा है, कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स फिर सेकेंड थॉट है उनका चाइना के बारे में। तो इंडिया अगर कैपिटल अट्रैक्ट कर सकता है तो इंडिया का ग्रोथ मोमेंटम रहेगा, क्योंकि इंडिया एक यंग कंट्री है, यहाँ की डेमोग्राफिक्स जो है, यहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा है, लेबर है, एंटरप्राइज है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, एक बहुत बड़ा मार्केट है। और अगर उसको कैपिटल मिलेगा
तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ अच्छी रहेगी। और इस समय जब दुनिया के इन्वेस्टर्स के पास और कहीं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, कोई ग्रोथ मार्केट नहीं बचे, तो इंडिया ऑब्वियसली उनकी चॉइस होगी। तो मैं समझता हूँ कि सभी तरह से इंडिया एक स्वीट स्पॉट में है। और इस इकोनॉमी में अगर हमारा बिजनेस देखो आप, तो अफोर्डेबल हाउसिंग या गोल्ड लोन, हम लोग उन एरिया में काम करते हैं जहाँ पे बैंक्स पहुँच नहीं पाती, या तो जोग्राफिकली, या वो जो कस्टमर है उनके इनकम डॉक्यूमेंट जो है पूरे फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, टैक्स का रिटर्न वो ढंग से नहीं भरते हैं, या जो सैलरीड एम्प्लॉई है वो छोटे एंटरप्राइज में है तो उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं कंप्लीट नहीं है। तो हमने पिछले 15 सालों में जो हमारी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड की है इस तरह के केसेस को अंडरराइट करने की, और बैंक्स आज अगर जो है उनको रिटेल एसेट्स और प्राइवेट सेक्टर एसेट्स की ज़रूरत है, पर वो बहुत ज़्यादा लोगों को हायर करके नेटवर्क बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप देखो गवर्नमेंट, आरबीआई सभी जो है वो को लेंडिंग को और पार्टनरशिप को एनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि हमारे जैसी एनबीएफसी जिनका रिटेल नेटवर्क है आज 3,500 ब्रांचेस का, वो जो लास्ट में डिलीवरी कर सकते हैं क्रेडिट की जहाँ ज़रूरत है, वो बैंक नहीं कर सकती है, पर बैंक के पास बैलेंस शीट है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। तो ये जो पार्टनरशिप है वो एक विन विन है। और मैं समझता हूँ कि ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी एटलीस्ट द फोर्सेबल फ्यूचर अगले 5 से 10 साल तक तो अच्छी लग रही है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जब इंटरेस्ट रेट्स अपवर्ड जा रहे हैं और अभी यहाँ से भी थोड़े और अपवर्ड जा सकते हैं, आपको लगता है कि इसके बावजूद भी डिमांड पे और ग्रोथ पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं आएगा? नहीं, उसका इम्पैक्ट आ सकता है लॉन्ग टर्म। सो इंडिया की जो ग्रोथ है वो दुनिया के दूसरे देशों से ज़्यादा अच्छी है, पर ये ग्रोथ अगर 9% होगी, पर अगर समझो इम्पैक्ट आया तो 7% हो जाएगी, बहुत अगर खराब हो तो 6% हो जाएगी, क्योंकि ये इंडिया का डेमोग्राफिक एडवांटेज है। सो इंडिया के लिए अगर 5-6% ग्रोथ जो है वो दुनिया के लिए रिसेशन के बराबर है। तो ग्रोथ पे थोड़ा इम्पैक्ट तो होगा अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। पर एक अच्छी बात यह है कि इंडिया में इन्फ्लेशन की मार इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी दूसरे डेवलप कंट्रीज में है। नहीं, आपके कारोबारों में जो इंक्वायरीज आ रही हैं, चाहे वो गोल्ड लोन हो, पर्सनल एसएमई या होम लोन, उसमें कुछ आपको हल्का दबाव महसूस हुआ है या अभी कोई अभी तक तो दबाव नहीं है, क्योंकि क्या इकोनॉमी अब ये कोविड के बाद वेजेस बढ़ गए, इनकम बढ़ गई है, एक लेवल थोड़ा लोगों की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ठीक है। इस समय अगर इकोनॉमी अच्छा काम करती है तो लोगों को 1% या 1.5% इंटरेस्ट बढ़ भी जाए तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। पर अगर इकोनॉमी डाउन हो, अगर आपकी डिमांड नहीं है आपके बिजनेस के लिए, और आपकी अगर इनकम डाउन हो रही है, आपके पास जॉब नहीं है, तब सिचुएशन ज़्यादा खराब होती है। त्योहारी सीजन भी शुरू हो रहा है, यहाँ पे रिटेल डिमांड वैसे ही बॉइंट हो जाती है, तो आपको अपने सारे सेगमेंट्स में बिजनेस के 20% के आसपास की ग्रोथ विजिबिलिटी है अभी बैठते हुए? हाँ, इतनी तो है ही। और इसमें जो अंडरराइटिंग की क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, क्योंकि कई बार देखा गया है कि उतार चढ़ाव में क्वालिटी और क्रेडिट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो हमारा जो बिजनेस है उसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है क्रेडिट असेसमेंट, क्रेडिट अंडरराइटिंग और आपकी एसेट क्वालिटी। और पिछले 15 सालों में जो हमने बिल्ड किया है वो सिस्टम टाइम टेस्टेड है थ्रू द कोविड, डिमोनेटाइजेशन, और हमारे पास सिस्टम्स और लोग हैं जो कि क्रेडिट क्वालिटी मेंटेन करते हैं। ग्रोथ हो या नहीं हो, हम लोग क्रेडिट क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, विल ग्रो, पर क्रेडिट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो वो एक सुसाइड है। अच्छा, दूसरी एक और बात ये निकल के आ रही है, इंडस्ट्री में बात कर रहा हूँ आपके लार्ज शेयर होल्डर्स से भी, वो ये बात पे बहुत जोर डालते हैं कि आपने एक यूनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी कंपनी को बिल्ड करने में किया है, सिर्फ डिस्बर्समेंट में ही नहीं, कलेक्शन में भी, और उसके पीछे के एनालिटिक्स में। तो उससे एक तो क्वालिटी और क्रेडिट डिस्बर्स बढ़ रहा है आपका, दूसरा कॉस्ट काफ़ी कंट्रोल में, डिस्बर्स करके कलेक्ट करने की भी कॉस्ट, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, टेक्नोलॉजी का रोल। तो हमारी जो कंपनी है वो वी स्टार्टेड एज इंटरनेट कंपनी, तो हम लोग डीएनए इज टेक्नोलॉजी, सो वी ऑलवेज इन्वेस्टेड इन डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी एग्रेसिवली। जब अगर समय अच्छा हो या खराब, पर हमने टेक्नोलॉजी में कभी कोई कॉर्नर कट नहीं किया। और जो हमारी जो इन हाउस टीम है वो 10-15 सालों से वो पूरी टीम और पूरा सॉफ्टवेयर हमारा है, और हम लोग कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहे। और सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास जो है, जो कि बहुत सारे जो नए फिनटेक के पास नहीं है, वो ये है कि हमारे पास अपने कस्टमर्स का डेटा है। अगर हमारे पास आज 60-70 लाख कस्टमर्स हैं जो हमारे साथ बिजनेस कर चुके हैं, और उसके अलावा ग्रुप अगर देखो तो हमारे पास ब्रोकिंग के कस्टमर्स भी हैं 20 लाख से ज़्यादा। तो इन सब कस्टमर का जो डेटाबेस पे जो हम लोग बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, उसके जो रिजल्ट हैं वो एक बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं और रिलायबल होते हैं। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम लोग टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। पर हमने एक और चीज़ की जो मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में वो काफ़ी अच्छी रही हमारे लिए,
हमने बहुत सारी पार्टनरशिप की टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है और इनोवेशन और क्रिएटिविटी, आप एक आदमी सब चीज़ नहीं कर सकता। तो बहुत सारे यंग लोग हैं, वो कुछ चीज़ों में स्पेशलाइज हो जाते हैं और वो चीज़ वो बहुत अच्छे से करते हैं। तो हमने उनके साथ पार्टनरशिप की है, कोई अलायंस है, कहीं एक्विटी स्टेक है, और जैसे ओपन के साथ हमने पार्टनरशिप अनाउंस की, वो एक जॉइंट वेंचर है, और भी कुछ पार्टनरशिप हमारी मतलब पाइपलाइन में है। तो हम ऐसा, हमारी जो स्ट्रैटेजी वो ये है कि अच्छे पार्टनर लो और सबकी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करो। आपका अभी टोटल AUM लोन बुक है 50,000 करोड़ के करीब, आपने 1 लाख करोड़ के टारगेट की बात की है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि जो आपका पूरा डेटाबेस है, एस्पिरेशनल डेटाबेस 20-25 लाख 30 लाख लोगों का, आपने एक एवरेज लोन पर क्लाइंट का अगर आपने असेसमेंट लिया है तो 5 साल में कितना पोटेंशियल आपको दिखता है, बाहर जाए बिना अपने ही डेटा को स्वेट आउट कर ले पूरी तरह, तो कितनी लोन बुक बन सकती है? नहीं, हमारे पास ऑर्गेनिकली भी कस्टमर्स आते हैं, क्योंकि जो अभी जो डेटाबेस है वही दूसरे कस्टमर्स रेफर करते हैं, ब्रांचेस में वॉक इन होता है, तो कस्टमर का बेस तो बढ़ ही रहा है नेचुरली। और इंडिया में क्या है कि हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा लोग वर्कफोर्स में ऐड होते हैं, तो वो तो नए कस्टमर्स आ रहे हैं और उसमें हमको हमारा शेयर मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ग्रोथ है, जो हम लोग 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, वो करीबन 25% कंपाउंडेड ग्रोथ चाहिए उसमें लोन एसेट्स में, वो काफ़ी पॉसिबल है, काफ़ी संभव है हमारे डेटाबेस और ऑर्गेनिक जरिए से जो ग्रोथ हो रही है उससे। राइट। मैं आपसे एक सवाल इसमें ये पूछना चाहूँगा कि बाज़ार का माहौल भी अगर हम देखें, फाइनेंशियल सर्विसेज का आप कारोबार कर रहे हैं, आपकी ग्रुप कंपनी बाज़ार से रिलेटेड कारोबार कर रही हैं। एक तरफ तो भारत एक इकोनॉमिक वाइज भी शाइनिंग स्टार है, लेकिन लास्ट 1 साल का डेटा देखें, लास्ट 1 महीने का डेटा देखें तो भारत का बाज़ार भी आउट परफॉर्म कर रहा है। बाज़ार के वैल्यूएशंस पे, उसके अंडरलाइंग, क्योंकि आप SME के पल्स है आपके हाथ में, अर्निंग्स ग्रोथ कैसी है नीचे? क्या क्वेश्चन है अर्निंग्स ग्रोथ का बाज़ार को, या बाज़ार अपने अर्निंग्स या फंडामेंटल के आगे चला गया है? अर्निंग ग्रोथ तो है बाजार में, पर उसके बावजूद जो वैल्यूएशंस है कुछ सेक्टर्स के और कुछ कंपनीज़ के, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो काफ़ी बढ़ गए हैं। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इंडिया में, और कोई संदेह नहीं है, सिर्फ एक ही है कि आपके वैल्यूएशन जो है बहुत बढ़ गए हैं दूसरे बाज़ारों की तुलना में। पर उसको देखने का एक दूसरा नज़रिया ये है कि अगर यहाँ पे ग्रोथ है जो सबको दिख रही है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है जो सबको दिख रही है, तो फिर आपको स्टॉक सस्ते कैसे मिलेंगे? तो मैं समझता हूँ कि बाज़ार का जो लेवल है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जो ऑप्टिमिज्म मेरे में है वो सब लोगों में भी है। ऐसे में अगर करेक्शंस आ सकते हैं, तो जो शॉर्ट टर्म करेक्शंस काफ़ी स्टीप और काफ़ी क्विक हो सकते हैं, एब्रप्ट हो सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये बाजार में आप पिछले 2-3 सालों में देखो, कुछ स्टॉक बहुत तेजी से गिरे और फिर बढ़ गए वापस। और अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप पैसा कमाओगे। तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म, ट्रेड नहीं करें। ब्रोकर कम पैसा कमाएंगे, इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा कमाएंगे। कि आप कम से कम ट्रेड करो, अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ और उसको 3 से 5 साल होल्ड करो, तो वही सबसे अच्छा है। राइट, ऑल राइट निर्मल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियोज़ में आने के लिए। राइट, तो ये खास कॉन्वर्सेशन आप देख रहे थे निर्मल जैन के साथ, चेयरपर्सन IIFL ग्रुप, और वो क्लियरली कह रहे थे कि भारत की ग्रोथ फिगर्स अब भी इंटैक्ट रहेंगे और यहाँ पर इन्फ्लेशन इतना बड़ा कंसर्न नहीं है जितना दूसरे देशों में है। तो इंडिया इज डेफिनेटली ना स्वीट स्पॉट अगर आप दूसरी इकोनॉमी से कंपेयर करें तो। लेकिन इस